हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 27 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1, 2 और 3 के, जिनको अपन कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड सिविल सर्विसेज आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछती है। और इस बात का प्रूफ भी है, पिछले एक साल में जो भी स्टूडेंट्स को मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड यूपीएससी 2020 में, इवन अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वाले वीडियो हैं, वीडियो देख लीजिएगा, आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये एक बार लेक्चर करंट अफेयर्स का देख रहे हैं तो उसके बाद आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जनरल स्टडीज की तैयारी करिए और एग्जामिनेशन क्रैक कीजिए। 100% गारंटी एग्जामिनेशन क्रैक करने की मैं प्रोवाइड कराता हूँ। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको रेगुलरली लेक्चर्स को देखना है और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, राइट। और मंथली पीडीएफ पैकेज भी है यहाँ पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस काफी कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर जो अभी आप ये देख रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ मिलती है, आपको नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर का, यानी कि पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मिनिमम 150 क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप फेसबुक पर मुझसे मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। इस नंबर पर आप या तो एसएमएस के थ्रू या फिर आप टेलीग्राम पर हैं तो इसी नंबर पर आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। यहां पर बात हो रही है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये फेस्टिवल जो है वो कहां पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये फेस्टिवल मेघालय के अंदर मनाया जाता है। मेघालय का ये एक कैलेंडर इवेंट है और इस फेस्टिवल के चलते मेघालय के अंदर स्पेशली शिलोंग में भारी मात्रा में टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और अभी ये फेस्टिवल कैंसिल किया गया है, रीजन आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस, राइट। और ये इकलौता चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है इंडिया का। चेरी ब्लॉसम की बात करें गाइस तो ये चेरी ब्लॉसम बेसिकली फूल होते हैं काफी सारे पेड़ के, और ये पेड़ किस जीनस से बिलोंग करते हैं तो पेड़ प्रूनस जीनस से ये बिलोंग करते हैं। और प्रूनस सेरासॉइड्स बेसिकली एक जंगली हिमालयन चेरी हम लोग को देखने को मिलती है, और इंडियन जंगली चेरी है ये, और या खट्टी चेरी ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और हिंदी में इसको पद्म पज या फिर पद्म कष्ठ के नाम से जाना जाता है। और हिंदू जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं तो वो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को या चेरी ब्लॉसम को काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं, और इनको एसोसिएट किया जाता है भगवान विष्णु और शिव जी के साथ। तो ये कुछ बस बेसिक फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का इकलौता इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इंडिया का सिर्फ मेघालय में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। गाइज, यहां पर बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लाचित बोरफुकन के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो कभी कभी डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि लाचित बोरफुकन किससे एसोसिएटेड थे, कौन थे ये, राइट। तो उस पर अपन पूरी डिटेल में जानेंगे, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी लाचित दिवस हुआ था, और लाचित दिवस के दिन ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ट्राइब्यूट श्रद्धांजलि दी गई थी लाचित बोरफुकन को। तो इसलिए ये टॉपिक इनका न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कौन थे ये लाचित बोरफुकन? तो अहोम किंगडम जो था, अहोम साम्राज्य जो था, उसके ये सेनापति थे। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जो हम लोग स्टेट्स को देखते हैं, राज्यों को देखते हैं, तो अहोम किंगडम किन राज्यों के ऊपर हम लोग को देखने को मिला, कि किस जगह पे था अहोम किंगडम। आज की डेट की जो स्टेट्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आप बताइएगा कि कौन सी स्टेट्स
जो है आज की रेट में, तो वो पहले अहोम किंगडम के पर हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। तो उसका आंसर लिख कर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जाने जाते हैं बैटल ऑफ सराई घाट के लिए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बैटल ऑफ सराई घाट से एसोसिएटेड कौन है। तो अगर आपके सामने ऑप्शन लिखा हो लचित बोरफुकन, तो आप ये ऑप्शन को मार्क करेंगे, लाचित बोरफुकन को, राइट। और या फिर एक और चीज याद रखना कि 1671 में हुआ था ये युद्ध, बैटल ऑफ सराई घाट, क्योंकि कभी कभी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आज की डेट में ट्रेंड में रहते हैं, राइट। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना 1671 बैटल ऑफ सराई घाट। तो ये युद्ध क्यों हुआ था? तो मुगल फोर्सेस जो थी वो कंट्रोल करना चाह रही थी अहोम किंगडम के ऊपर, अहोम साम्राज्य के ऊपर। तो उसी बीच इनकी लीडरशिप में मुगल फोर्सेस जो है वो हार गई थी, यानी कि इन्हीं की वजह से ही हमने देखा कि इन्हीं का ही प्रयास था जिसके कारण से मुगल फोर्सेस डिफीट हुई थी, विफल हो गई थी, अहोम किंगडम के ऊपर कैप्चर नहीं कर पाई, कब्जा नहीं कर पाई, राइट। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो युद्ध है सराई घाट का, ये कहां पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास ये लड़ा गया था और ये गुवाहाटी में हम लोग को देखने को मिला था। और इवन अगर हम लोग लाचित जी की पॉपुलैरिटी के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है, तो इसके द्वारा 1999 से हर साल सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। यानी कि जो बेस्ट कैडेट जो होते हैं ना, तो उनको इन्हीं के नाम से बनाया गया एक गोल्ड मेडल है, यानी कि इन्हीं के नाम पर एक गोल्ड मेडल है, वो दिया जाता है बेस्ट कैडेट को। तो ये वाली चीजें देखिए, इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी और रियलिटी में भी। आगे की बात करें तो देखिए, जो लास्ट फेज हो रहा था ना बैटल ऑफ सराई घाट 1671 का, तो उस समय इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली मुगल फोर्सेस एकदम कब्जा करने ही वाली थी। मुगल फोर्सेस ने इतनी बुरी हालत कर दी थी आसामीज फोर्सेस की कि आसाम के जो सोल्जर जो थे उस समय, यानी कि अहोम किंगडम के जो सोल्जर हम लोग को देखने को मिले थे, तो वो बिल्कुल सुस्त पड़ गए थे, राइट। उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी, यानी कि बिल्कुल उनको लगा था कि अब कुछ बचेगा नहीं, हम हार जाएंगे। तो उसी बीच इन्होंने, लाचित ने, मतलब सभी सोल्जर जो हैं उनको बेसिकली मोटिवेट किया और लड़ने के लिए, और यानी कि ये कहा कि आपको मरते दम तक लड़ना है, आपको अहोम साम्राज्य को बचाना है, मतलब बचाना है, यानी कि मोटिवेशन डेवलप कर दिए। कल को आप आईपीएस वगैरह बनोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब आप अपनी टीम के साथ कहीं पर जा रहे हो और कुछ ऐसा हो गया, राइट, मतलब ऐसा ना हो, मैं तो यही चाहूंगा, बट अगर कुछ हो गया, ऐसे चैलेंजेस को अगर आप सामने फेस कर रहे हो, तो और उस बीच अगर आपकी जो टीम है वो सुस्त पड़ जाएगी, तो आप ही होगे लीडर जो कि आपकी टीम को बिल्कुल मोटिवेट करोगे और बोलोगे कि हमें जीतना है, राइट। जो भी, यानी कि जिस भी आप मिशन पे हो, तो आप बोलोगे, उनको मोटिवेट करोगे कि मिशन कंप्लीट करके ही हमें चैन की सांस लेनी है, राइट। तो ऐसे आएगा, आपके पास भी आएगा, और आपको बेसिकली, हालांकि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको लीड करना है किसी मिशन वगैरह को, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही टॉप मोस्ट अथॉरिटी हो गए आने वाले समय में, राइट। तो देखिए, अभी जो ये टॉपिक था, इसमें जितना मैंने अभी आपको बताया है उन्हीं से रिलेटेड आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे बाहर का और कुछ नहीं पूछा जाएगा, राइट। अब गाइस थोड़ी बात करेंगे सर छोटू राम जी के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 1881 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का जो पंजाब प्रोविंस था उसके ये प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने काम किया था ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जो उत्पीड़ित जो समुदाय जो होते हैं, राइट, तो उनके लिए इन्होंने काम किया था, यानी कि जिनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, तो उनके लिए, यानी कि एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी, जिनका मतलब बहुत ही बुरी तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन इनका हुआ है, तो उनके लिए इन्होंने, उनके इंटरेस्ट के लिए इन्होंने काम किया था। और इसी चीज को देखते हुए इनको नाइटहुड भी मिला है, नाइटेड से इनको जो है वो उपाधि, नाइट की उपाधि इनको प्रदान की गई 1937 में। ये को फाउंडर थे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के, और इन्हीं के ही एफर्ट्स के कारण, इन्हीं के ही प्रयासों के कारण दो कृषि कानून जो है वो लागू हुए थे। ये कानून कौन से हैं? पंजाब रिलीफ इंडेटनेस एक्ट 1934, पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936। और ये जो दोनों कानून हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन दी थी पीजेंट्स की, यानी कि किसान को प्रोटेक्शन दिया था मनी लेंडर से। जैसे कि उस समय का पीरियड आप लोग को शायद थोड़ा याद आ रहा होगा कि उस समय क्या करते थे, ये जो मनी लेंडर्स वगैरह जो होते थे, साहूकार वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते थे, ये क्या करते थे, ये बेसिकली किसानों को पैसा देते थे, और उसके बदले में किसान जब पैसा वापस नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीन चली जाती थी उनसे, और बहुत ही हैवी मतलब बर्डन हो जाता था इनके ऊपर पैसों का। और ये बिल्कुल पूरी साइकिल जो है वो इस प्रकार की चलती रहती थी, बिना पैसे उधार लिए किसान का गुजारा नहीं हो पाता था। तो ये बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, ये साइकिल ही डेवलप हो गई थी किसानों के साथ,
राइट। तो ये इन सब जो इशू जो चल रहा था किसानों का, जो किसान जो एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे, पीजेंट्स जो एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे, तो उसको देखते हुए इन्होंने कदम बढ़ाया, यानी कि स्टेप लिया, और स्टेप लेकर ये दोनों कानून जो है वो लागू करवाए। तो ये वाली चीज है इनके बारे में। तो बस ये बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं जिनका एक बस आपको आइडिया होना चाहिए, सिंपल सा। सो गाइस, अभी न्यूज में ये रोडचेनकोव अधिनियम, रोडचेनकोव एक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि रोडचेनकोव एक्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए, ये कानून जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट ने इस पर्टिकुलर कानून को पास किया है, बट ये कानून अप्लाई तभी होगा, लागू तभी होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इस पर साइन करेंगे, राइट। तो ये कानून जो है वो क्या कहता है, इस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये एक एंटी डोपिंग कानून होने वाला है, एंटी डोपिंग एक्ट होगा। अब एंटी डोपिंग का मतलब समझने के लिए डोपिंग समझना जरूरी है कि डोपिंग क्या होता है। तो आप लोग को शायद आइडिया होगा कि ओलंपिक्स के अंदर जो एथलीट्स हैं वो कुछ ऐसी दवाइयों का, ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है, एनर्जी डेवलप होती रहती है, वो थकते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू मतलब ओलंपिक्स को फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करने दे रहे हैं कुछ लोग, राइट। क्योंकि वो ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसके चलते, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल है वो मतलब ऐसी कोई केमिकल्स नहीं खा रहे हैं, बट एक इंडिविजुअल अगर ऐसी दवाई खाकर इस पर्टिकुलर कंपटीशन में है तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपटीशन फेयर नहीं होगा, राइट। जैसे कि रेसलिंग वगैरह में ये चीज काफी ज्यादा कॉमन हमें नजर आती है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो रेसलिंग वगैरह में जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार के ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जिसके चलते वो थकते नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, उनको जो लगती है तो उसका असर उनको नहीं होता उनकी बॉडी में। तो इसके चलते क्या होता है कि वो और ज्यादा देर तक रिंग में टिके रहते हैं, राइट। तो ऐसी चीज जो होती है वो कंपटीशन को फेयर तरीके से कंडक्ट करने नहीं देती। तो इसी पर रोक लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ये कानून लेकर आया है, रोडचेनकोव अधिनियम, रोडचेनकोव एक्ट। ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंटी डोपिंग एक्ट है ये। इस कानून के तहत नॉट इवन इन यूएसए, यानी कि सिर्फ यूएसए में अगर कोई इंडिविजुअल एंटी डोपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ना ही सिर्फ उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इंडिविजुअल यूएसए का नहीं है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस बाहर दूसरी कंट्री में अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर भी कार्रवाई कर सकती है, राइट। तो ये बेसिकली पूरे दुनिया भर में से डोपिंग को खत्म करने को लेकर ये कानून जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। फोकस किया जा रहा है कि जो एथलीट है उन तक जो भी इंडिविजुअल इस प्रकार के ड्रग्स पहुंच सुविधा प्रदान करते हैं, राइट, तो ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, राइट। और देखिए, इंटरनेशनली एक एजेंसी है जो कि काम करती है डोपिंग को एंड करने के ऊपर, खत्म करने के ऊपर। वो एजेंसी कौन सी है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमें देखने को मिलती है। ये इसका पर्पस है एंटी डोपिंग स्पोर्ट में करना, यानी कि डोपिंग जो है उसको खत्म करना स्पोर्ट्स से। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कनाडा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मेन फोकस इसका रहता है कि पूरे दुनिया भर में से डोपिंग जो है वो खत्म किया जाए, जिसके चलते स्पोर्ट जो है वो फेयर तरीके से हो। और अभी 2020 में इसने अपनी एक लिस्ट भी निकाली थी, जिस लिस्ट में इसने बताया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट्स जो होंगे, कौन सी दवाई वगैरह, जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं, काफी कॉमन सी चीज है स्टीरॉइड, आपको पता होगा इसका उपयोग किया जाता है। तो बाकायदा लिखा हुआ है कि कौन से स्टीरॉइड्स हैं जिनका उपयोग नहीं करना है। तो पूरे केमिकल्स की लिस्ट ये प्रोवाइड कराती है कि ये सब केमिकल्स का उपयोग स्पोर्ट्स में नहीं होगा, राइट। जैसे कि प्रोटीन जो पीते हैं वो एक अलग चीज है, बट स्टीरॉइड्स, इंजेक्शन और इस प्रकार की ड्रग्स लिए जाते हैं तो वो इलीगल हो जाता है, वो कंपटीशन को फेयर तरीके से कंडक्ट करने नहीं देता है, राइट। तो इसके बारे में बस आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट ने इसको पास किया है और इसी चीज को वाडा के द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा अप्रिशिएट भी किया गया है इस प्रकार के कानून को, जिसके चलते डोपिंग जो है वो उसको खत्म किया जाए स्पोर्ट्स के अंदर से। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग को एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है, जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या फिर नहीं भी अपना सकते। यानी कि ये सामने वाले इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको
धर्म को फॉलो करना है या नहीं करना है, या किसी धर्म में कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। तो ये पूरी का पूरा जो है वो फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल का हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया में, राइट। बट आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में फोर्सफुल कन्वर्जन बैन है। कोई भी व्यक्ति फोर्सफुली सामने वाले व्यक्ति के धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, राइट। तो इसी पर थोड़ी यहां पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अध्यादेश सामने आया है, एक ऑर्डिनेंस सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को चेंज करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल कहलाया जाएगा, वो एक ऑफेंसिव क्राइम कहलाया जाएगा और उस पर बेल तक नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पर अब ये चीज देखने को मिलेगी कि शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली शादी करने के लिए, तो फिर जो है वो एक गंभीर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में माना जाएगा। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है और इस चीज पर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो सभी चीज को डिटेल में निचोड़ेंगे, डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डिनेंस क्या है। ये ऑर्डिनेंस का नाम है उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया है इस अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि शादी, मैरिज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रिलीजन कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो एक अपराध कहलाया जाएगा, अपराध माना जाएगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बेल तक नहीं मिलेगी इस ऑफेंस में। और जो कन्वर्जन करते हैं तो उनको डिफेंड करना होगा, बताना पड़ेगा कि उन्होंने शादी करने के लिए वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, यानी कि उनका जो रिलीजन कन्वर्जन है वो सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है, राइट। उनकी आस्था है धर्म में। अब देखिए, आस्था की बात हुई तो एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है जो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, राइट। बट एक और चीज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तक ये कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी धर्म को अपना रहे हैं तो ये जरूरी है कि उस इंडिविजुअल का फेथ उस धर्म में होना चाहिए, उस धर्म को वो मतलब वाकई में फॉलो करना चाहिए। ऐसे सिर्फ नाम के लिए कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, राइट। उसका ऐसे कन्वर्जन का कोई आधार नहीं होगा अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ नाम के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर कोई कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी है कि सामने वाले का फेथ धर्म में होना चाहिए, वरना कन्वर्जन किसी काम का नहीं है। तो ये वाली चीज भी है, तो फेथ होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये वाली चीज भी याद रखना। तो यहां पर यही चीज कही गई कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस चीज को देखा जाएगा और सामने वाले व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो जो कन्वर्ट हुए हैं वो अपनी मर्जी से हुए हैं, उनका फेथ है उस धर्म में, ना कि शादी करने के लिए वो कन्वर्ट हुए हैं, राइट। इसके अलावा नोटिस पीरियड सामने लगे, यानी कि एक इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको नोटिस पीरियड देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कल को आप आगे चल के यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस आईपीएस बन जाते हो, स्पेशली आईएएस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो अगर आप वो बन जाते हो तो फिर आपके सामने ऐसी एप्लीकेशन आएगी, कलेक्टर के पास ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे, वो पूरा आपके ऊपर रहेगा, आपके डिस्क्रिशन के ऊपर पूरी ये चीज रहने वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, जिला अधिकारी जो होंगे, उनसे अनुमति लेनी होगी 2 महीने पहले, राइट। 2 महीने पहले, 2 महीने के नोटिस में अनुमति लेनी होगी कि वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे, फाइनल जो डिसीजन होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा कि वो अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर कन्वर्जन होता है महिलाओं के द्वारा, यदि किसी महिला द्वारा मात्र विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है, सिर्फ मैरिज के पर्पस के लिए अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे विवाह को नहीं माना जाएगा, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसी शादी जो है वो नहीं मानी जाएगी। पेनाल्टी की बात करें तो कोई इंडिविजुअल अगर सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल होगी कम से कम 1 साल की, 1 साल तक तो जेल में रहना होगा और इस चीज को बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है, तो 1 से 5 साल की सजा होगी। फाइन जो होगा वो 15,000 होगा। बट अगर कोई माइनर महिला है, राइट, नाबालिग महिला है, या फिर कोई महिला शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो फिर उस केस में जेल मिनिमम 3 साल की होगी और ये 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो 10 साल की सजा है इस कन्वर्जन में, तो ये चीज है। और फाइन भी होगा 25,000 रुपए का। तो ये चीज बताई जा रही है। और देखिए, अगर कोई ऐसे सोशल और सामूहिक विवाह के बारे में आपने सुना होगा, कई बार सामूहिक विवाह वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा पाया जाता है कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार का मास कन्वर्जन कर रहे हैं विवाह के पर्पस के लिए,
तो सामने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। इस कानून से रिलेटेड जो आज की डेट में कंट्रोवर्सी, जो विवाद हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर अगर बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मतलब केस में अपना जजमेंट दिया है और केस जो था वो था सलामत अंसारी प्रियंका खरवार केस हम लोग को देखने को मिला था। तो इसका जब इन्होंने जजमेंट दिया था तो इन्होंने दो बातें कही थी, ध्यान से सुनना। पहली चीज उन्होंने ये मेंशन करी थी कि एक इंडिविजुअल के पास उसका खुद का अधिकार है, यानी कि किसके साथ उनको रहना है, किसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है, तो इन सब डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो एक इंडिविजुअल का खुद का होता है। और ये जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक इंडिविजुअल की ये कहती हैं कि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना। इसी के साथ इन्होंने ये चीज भी मेंशन करी कि इन्होंने अपने किसी पुराने केस में जजमेंट जो दिया था उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर शादी करने के लिए अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो माना नहीं जाएगा, वो अस्वीकारनीय होगा। और ये जो इनका पुराना केस था, इस केस में जो इन्होंने जजमेंट दिया था ये वाला, जो मैंने आपको बताया कि मैरिज अगर कोई कर रहा है और उस मैरिज करने के लिए अगर अपने धर्म को परिवर्तन कर रहा है तो वो माना नहीं जाएगा। इन्होंने उस अपने पुराने जजमेंट को खारिज कर दिया, कहा कि पुराना जजमेंट जो था वो सही नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही डायरेक्शन है कि अगर एक दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैरिज करने के लिए उनको अगर जरूरत पड़े अपने धर्म को कन्वर्ट करने की तो वो कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन जब सामने आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, राइट, तब उसके एक दिन बाद, यानी कि ये जजमेंट के एक दिन बाद ही ये वाला कानून हमें देखने को मिल रहा है जो आज अपन डिस्कस करना है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो कंट्रोवर्सी यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के इस जजमेंट को फॉलो नहीं किया और ये चीज डिक्लेयर कर दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैरिज होती है और मैरिज पर्पस के लिए अगर किसी का धर्म कन्वर्ट होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो वो माना नहीं जाएगा। तो ये चीज कंट्रोवर्सी उठा रही है और जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचनाएं जिस तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो उसमें मेनली जो कंसेप्ट है लव जिहाद का वो बार बार सामने आ रहा है। जो इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं वो उनका कहना यही है कि लव जिहाद जो है उसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही कोई लीगल बेसिस इसका हम लोग को लव जिहाद के कंसेप्ट का देखने को मिलता है, राइट। इन्होंने भी यहां पर जो क्रिटिसिज्म जो हो रहे थे, यानी कि जो आलोचनाएं जो कर रहे थे इसकी, तो उन्होंने भी मेंशन किया आर्टिकल 21 को कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है कि एक इंडिविजुअल अपने चुनिंदा यानी कि अपनी चॉइस के पर्सन के साथ मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इन्होंने आर्टिकल 25 को भी यहां पर मेंशन किया। तो देखो ये सब जो आर्टिकल्स है ना, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। इन्होंने आर्टिकल 25 को भी मेंशन किया, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मतलब किसी भी जिस भी धर्म को उन्हें फॉलो करना है उस धर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट, अपना रिलीजन कन्वर्जन करा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। या फिर उनको अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है तो ये वाली भी चॉइस है उनके पास। तो ये पूरी चॉइस जो होती है कि एक इंडिविजुअल किस धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं या किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते, ये पूरा उनके ऊपर ही है और ये आर्टिकल 25 के अंदर है। तो उन्होंने यहां पर जो क्रिटिक्स हैं यानी कि जो आलोचनाएं कर रहे हैं, उन्होंने भी ये दोनों चीजों को सामने रखा और यही चीज मेंशन करी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि एक इंडिविजुअल अपनी पसंद के लोग के साथ, अपनी पसंद के इंसान के साथ अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मर्जी से वो अगर रिलीजन कन्वर्जन कर सकते हैं, तो फिर क्या गलत है इसमें। तो ये आलोचनाएं सामने आ रही है क्योंकि देखो आप इसको प्रैक्टिकली समझो थोड़ा सा, राइट। जैसे कि दो लोग को शादी करनी है, अब शादी करने के लिए पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है ट्रेडिशन वगैरह को देखते हुए कि उन्हें अपना धर्म कन्वर्ट कराने की आवश्यकता पड़ रही है और मतलब दो इंडिविजुअल साथ में रहना चाहते हैं, राइट। तो अगर वो साथ में रहना चाहते हैं और उसके लिए अगर वो धर्म परिवर्तित कर रहे हैं यानी कि मतलब रिलीजन कन्वर्जन उनका अगर करना पड़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजें ही अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये चीज यहां पर क्रिटिसिज्म की तरफ से आलोचनाएं जो हम लोग को सामने देखने को मिल रही है। तो देखो जो चीज है न्यूज में वो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं अपने अभी कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं और मैं भी आपसे यही चीज बोलूंगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और इस प्रकार का कोई हॉट टॉपिक अगर आता है, राइट, तो इसमें कोशिश बस यही करना कि आप बैकफुट में होकर जो है वो आंसर लिखना,
बैकफुट में होकर आंसर लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी चीज है जो कि एक इंडिविजुअल के काफी पर्सनल होती है, एक इंडिविजुअल की काफी पर्सनल होती है। कोई भी अपने रिलीजन के बारे में कुछ गलत सुनना भी नहीं चाहते, राइट? और मतलब होता है ये बहुत बार। और जब आप अपना आंसर मेंशन करेंगे तो बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो मेंशन्ड है उसके बारे में लिखेंगे और जो आपने न्यूज में देखा है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। उसके बाहर का कोशिश करिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आंसर नहीं लिखिएगा। देखो मैं हर एक, जैसे कि जो भी टॉपिक्स वगैरह आते हैं उसमें आपको बोलते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस को ऐड करो, अलग अलग ओपिनियंस को ऐड करो, फिर आपके आंसर को बनाओ। बट हाँ, यहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स मत जाना, क्योंकि आप आंसर लिखोगे, मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। और आप जब आंसर लिखोगे, मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप में से कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कॉपी कौन चेक कर रहा है। तो अगर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आपके ओपिनियन पसंद नहीं आए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल, क्योंकि देखो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है कि आप जो है वो चीजों को अच्छे से एनालाइज करो और रैशनल तरीके से मेंशन करो। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसको आप अगर मेंशन करोगे और सिचुएशन अगर खराब हुई तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है ना आपको, क्योंकि आपको तो मार्क्स गेन करना है, क्योंकि आपको तो पोजीशन चाहिए, राइट? आपको एग्जाम क्रैक करना है। अब एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर आप स्ट्रेटेजिकली चीजों को नहीं करोगे तो दिक्कत तो आ सकती है। तो इसीलिए बस मैं कह रहा हूं, बाकी मेरा और कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। सेकंड, तो ये चीज बस मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखना और शांत दिमाग से सोचना कि मैं क्या सही कह रहा हूं या गलत, राइट? तो ये वाली चीज है, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन के लिए ही मैं यहां पर काम करता हूं। आगे की बात करें तो इससे एसोसिएटेड क्या चिंताएं और क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, जो अगर हम लोग बात करें लव जिहाद की, तो ये लव जिहाद का कानून जो है वो वास्तविक खतरा इस कानून की अस्पष्टता में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कानून जो मैरिज वाला जो सामने आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है लव जिहाद वाली इशू को। और बट लव जिहाद वाले इशू को इसने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, राइट? रखा नहीं है सामने यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कानून के अंदर कुछ ऐसे शब्द हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जैसे कि अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, बलपूर्वक। तो ऐसे शब्द जो हैं इसका उपयोग यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर दो लोगों के बीच में मैरिज होती है और अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैरिज से पहले अगर उन्होंने अपने धर्म को कन्वर्ट कर दिया तो उनकी मैरिज के ऊपर खतरा बन सकता है, फर्स्ट पॉइंट। और अब दो लोग जब एक साथ रहना चाह रहे हैं, उनको एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कानून इस प्रकार के इश्यूज लेकर आएगा तो ये हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि कानून उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि दो लोग तो एक साथ रहना चाहते हैं, उनकी खुद की मर्जी है एक साथ रहने की, राइट? बट कानून क्या कह रहा है कि आप मैरिज करने के लिए अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हां, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब गाइस इस केस में यह समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल ने जो धर्म परिवर्तन किया है, रिलीजन कन्वर्जन किया है, वो मैरिज के लिए किया है कि नहीं किया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, दो लोग साथ में रहना चाहते हैं, उन दो में से जैसे एक ने अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया, और अगर उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा कि आपने धर्म को कन्वर्ट क्यों किया, तो वो तो ये डेफिनेटली नहीं बोलेंगे कि मैरिज के लिए किया। वो तो ये मेंशन करेंगे कि उनको धर्म में फेथ है, उनको धर्म में जो है वो आस्था है, इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि वो कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कानून के पेज के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि वाकई में मैरिज पर्पस के लिए ही रिलीजन कन्वर्जन हुआ है। तो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? बहुत मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना, और इसका पूरा जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो एक जज का ही होगा जब केस इस प्रकार का जब सामने आएगा, नोटिस पीरियड जो हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलेगा उस बीच, राइट? तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन ने देखी इस केस के बारे में पूरी, और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो इस कानून के बारे में जानना, और मेंस पर्सपेक्टिव से एक जनरल आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके जो क्रिटिसिज्म है स्पेशली वो, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? जो कि मैंने भी आपको बताया कि जो आज की डेट में क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर व्यू की हम लोग बात करें तो एक केस था लिली थॉमस और सरला मुद्राल एक केस हम लोग को देखने को मिला था। तो ये दो केसेस थे, दोनों ही मामले में जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये चीज मेंशन किया, वही जो मैंने भी आपको बताया था फेथ के बारे में, कि अगर एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तभी मान्य होगा, तभी उसका आधार होगा जब सामने वाले व्यक्ति का फेथ, सामने वाले व्यक्ति की आस्था, वास्तविक आस्था उस धर्म में होगी। जब सामने वाले व्यक्ति की वास्तविक आस्था उस धर्म में नहीं है तो फिर वो
मतलब धर्म परिवर्तन का कोई फिर आधार ही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो कहीं ना कहीं से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज भी यही हैं कि अगर मैरिज पर्पस के लिए अगर रिलीजन कन्वर्जन होता है तो वो ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि रिलीजन कन्वर्ट करना वो इंपॉर्टेंट ये तभी कहलाया जाएगा जब एक इंडिविजुअल की आस्था उस रिलीजन पे होगी, ठीक है। तो ये थी पूरी ओवरऑल न्यूज इससे रिलेटेड, और काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। होपफुली आपको चीज क्लियर हो गई होगी। और आपके क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर आपके पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, राइट। बाकी एग्जाम में कोशिश करना कि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस लॉज के वाले ही आंसर आपके होने चाहिए, राइट। या फिर आप जो चीज पेपर में पढ़ रहे हो, जो चीज मैंने भी आपको बताई, राइट। क्योंकि मैंने यहां पर अलग से चीजें आपको नहीं बताई है, जो भी चीज बताई है वो आर्टिकल्स वगैरह में जो मेंशन था उसी के बारे में मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। यहां पर बात करेंगे जर्मनी के नए बोर्ड रूम कोटा सिस्टम के बारे में। जर्मनी के अंदर एक बोर्ड रूम कोटा हम लोग को महिलाओं के लिए देखने को मिलने वाला है। इस पर जर्मनी जो है वो प्लानिंग कर रही है। हालांकि इस प्रकार के का कोटा जो है वो जर्मनी ने वॉलेंट्री बेसिस पर शुरू किया था 2015 से, बट अब इसको ये मैंडेटरी कर रहा है। तो अभी आपको टाइटल से क्या समझ में आ रहा है, सिंपल आसान भाषा में समझते हैं। तो टाइटल से आपको क्या क्लियर हो रहा है, कोटा फॉर वुमेन। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि यहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, बट किस चीज में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, बोर्ड रूम में। तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाओ, बोर्ड रूम। तो बोर्ड शब्द आप कब सुनते हो, आप बोर्ड शब्द से क्या समझ रहे हो। तो देखिए बोर्ड बिल्कुल भी व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की तरफ मत जाओ, कहीं और सोचो कि बोर्ड और कब कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी में, एक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स नहीं होते, हम लोग बात करते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन लिया, ऐसी बात चलती है ना। तो कंपनी के जो सीनियर मोस्ट पोजीशन जो होती है मैनेजमेंट की, वो बोर्ड हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसी बोर्ड में कंपनी के, यानी कि कंपनी जो है उसके बोर्ड में महिलाओं को मैंडेटरी रखना है। तो ये चीज जो है वो जर्मनी के अंदर सामने आ रही है। जर्मनी इस चीज पर प्लान कर रही है कि ये मैंडेटरी कोटा इंपोज करेगी कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन जर्मनी की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके अंदर जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वहां पर महिलाओं का होना मैंडेटरी होने वाला है। ये बेसिकली जर्मनी के अंदर जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली टॉप मोस्ट पोजीशन में कंपनीज वगैरह के, तो उसको रिड्यूस करने का एक इनिशिएटिव, एक स्टेप जर्मनी की तरफ से सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि लिस्टेड कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वहां पर अगर 3 मेंबर से ज्यादा मेंबर नजर आते हैं तो वहां पर 1 मेंबर वुमेन होना जरूरी है। और इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि जो भी कंपनी जिसके पास सरकारी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के स्टेक्स जिस कंपनी के पास हैं, तो उस कंपनी को एक सुपरवाइजरी बोर्ड कोटा रखना जरूरी है, जहां पर एटलीस्ट 30% और मिनिमम पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड का महिलाओं के पास होना चाहिए। यानी कि महिलाएं जो हैं उनका मिनिमम पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होना चाहिए, राइट। और सेकेंडली जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वहां पर एटलीस्ट 30% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलना चाहिए, यानी कि महिलाएं हम लोग को उसमें देखने को मिलनी चाहिए। तो ये चीज यहां पर जर्मनी के अंदर आई है। हालांकि 2015 से ही जर्मनी ने इस चीज को शुरू किया था, बट उस समय इसने वॉलेंट्री बेसिस पर शुरू किया था कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको वॉलेंट्री बेसिस पर 30% जो है वो सुपरवाइजरी बोर्ड में महिलाओं को रखना है, राइट। 30 पर वॉलेंट्री बेसिस पर था। तो सामने आया कि मतलब कुछ स्टडीज के थ्रू पता लगा कि वॉलेंट्री बेसिस पर है, यानी खुद की इच्छा पर है, तो कंपनी जो है वो उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अभी भी वुमेन का रेशियो जो है वो कम हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। तो इस चीज को देखते हुए जर्मनी ने अब इस चीज को मैंडेटरी करने की बात करी है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको सिंपल से तौर पर यह पता होना चाहिए कि जर्मनी के अंदर जो जर्मनी की लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए, स्पेशली टॉप मोस्ट पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक कंपनी की या मैनेजमेंट की एक कंपनी की, राइट, जो कि बोर्ड के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का ये जर्मनी का एक स्टेप हम लोग को नजर आ रहा है। तो सिंपल सी चीजें याद रखिएगा थोड़ी सी। अब गाइस बात करेंगे सहकार प्रज्ञा के बारे में। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि सहकार प्रज्ञा क्या है, तो याद रखना कि ये एक नया प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग करने का प्रोग्राम है, यानी कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का प्रोग्राम है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये ट्रेन करेगी फार्मर्स को जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग करते हैं रूरल एरियाज के अंदर। और ये जो प्रोग्राम है बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसे हमें बनाना है,
तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा जिससे कि फार्मर्स जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और जो फार्मर्स जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोग को देखने को मिलते हैं रूरल एरियाज के अंदर, तो उनको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और इस सहकार प्रज्ञा के अंदर 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि फार्मर्स को नॉलेज, स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है के लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है। तो बस सिंपल सी चीज है, बस इसमें डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहकार प्रज्ञा किससे एसोसिएटेड है। याद रखना, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, वहां पर जो फार्मर्स होते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का ये एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिंपल सी चीज। अब बात करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा इंडिया में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसको स्पॉन्सर किया जाता है सार्क के मेंबर के द्वारा, 8 मेंबर्स के द्वारा सार्क के। आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर कि सार्क के मेंबर्स जो है वो कौन से हैं। तो सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इनके मेंबर्स स्पॉन्सर करते हैं इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को। और ये जो डिग्री प्रोवाइड कराती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, ये बिल्कुल समान दर्जा रखते हैं इनकी डिग्रीज, इनके सर्टिफिकेट, जैसा कि हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट या इंडियन यूनिवर्सिटी के मतलब जो डिग्रीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो बिल्कुल समान दर्जा रखते हैं। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स की डिग्री जो है उसको मान्यता प्रोवाइड की जाएगी, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल समान दर्जा रखते हैं इसके भी डिग्रीज, इसकी भी सर्टिफिकेट। तो याद रखिएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर जो है सार्क स्पॉन्सर करते हैं, सार्क मेंबर कंट्रीज। जो ये न्यूज सामने आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने 43 और मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। देखिए, जून के समय पर हमने चर्चा भी करी थी कि 59 मोबाइल एप्लीकेशन को सरकार के द्वारा बैन किया गया था, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री की। जुलाई के अंदर 47 लाइट वर्जन मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेशली चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन थी है, जिनको बैन किया गया था। सितंबर में 118 और अब अगेन 43 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया गया है, राइट। और इसमें ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन चाइनीज हम लोग को देखने को मिली है। जो अली बाबा जो कंपनी है चाइना की, तो उसमें अली सप्लायर्स, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, तो ये कुछ कंपनीज हैं, तो उसको बैन कर दिया गया। अब ये कंपनीज का मतलब इन एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिल सकता यहाँ पर इंडिया में, राइट, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सब एप्लीकेशन जो है वो हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है। हमारी कंट्री की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है, थ्रेट है। तो ये चीज बताई जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऑर्डर इशू किया, और ये सेक्शन 69A जो आईटी एक्ट का है उसके तहत ऑर्डर इशू किया और 43 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया। आपको ये चीज याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, इसका सेक्शन 69A ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है अगर उनको लगता है कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंप्यूटर का रिसोर्स अगर हमारी कंट्री के लिए खतरा है, हमारी कंट्री की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 69A थोड़ा सा याद रखना, लगातार ये टॉपिक न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस न्यूज की बात करें तो देखिए, आपको शायद याद आ रहा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही अपन ने डिस्कस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनल वर्किंग ग्रुप के बारे में। याद आ रहा है कि नहीं यार? अभी 24 नवंबर को ही अपन ने डिस्कस किया था इसकी रिपोर्ट के बारे में, जो कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिफॉर्म के ऊपर बेस्ड हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिली थी। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप को किसके द्वारा हेड किया गया था, कौन हेड थे इसके? नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखिएगा जरूर। तो देखिए, हुआ क्या था, अभी एट प्रेजेंट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके द्वारा, यानी कि ये जो ग्रुप है इंटरनल वर्किंग ग्रुप, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस को, यानी कि कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल सेक्टर को या इंडस्ट्रीज वगैरह के जो मालिक वगैरह होते हैं ना, तो उनको अलाउ किया जाए कि वो प्राइवेट बैंक्स के प्रमोटर बन सकते हैं। और बट ये कहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन में रिफॉर्म आएगा तब ये चीज अलाउ की जा सकेगी, तो उस पर मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो रिकमेंडेशन है इंटरनल वर्किंग ग्रुप का, इसी चीज ने क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट कर लिया है, आलोचनाओं को अट्रैक्ट कर लिया है। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी और फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर वीरल आचार्य जी,
इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप का ये वाला जो रिकमेंडेशन है, सुझाव जो है वो चौंका देने वाला है, बॉम्ब शेल की तरह ये नजर आ रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार के जो, अगर हम लोग जैसे कि इसको इजी तरीके से आप समझो, जैसे कि अगर एक कोई बड़ी कंपनी वाला है, बड़ी इंडस्ट्री वाला है, अगर वो बैंक का प्रमोटर बन जाता है तो वो क्या करेगा, सबसे मेन काम क्या करेगा? देखो प्राइवेट सेक्टर का तो सबसे मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। और अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस बैंक के प्रमोटर के तौर पर बन जाते हैं, राइट, तो वो मेनली क्या करेंगे? उस बैंक का पैसा, यानी कि उस बैंक में जो लोगों ने पैसा अपना जमा कराया होगा, क्योंकि देखो बैंक कैसे ऑपरेट करती है, आप जानते हैं बैंक के ऑपरेशन के बारे में, कि बैंक के अंदर लोग बाग पैसा जमा करते हैं। जैसे कि मेरा एक सेविंग अकाउंट है बैंक में, तो मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक मेरे पैसे को क्या करती है? मेरे पैसे को बैंक बाहर लोन के तौर पर देती है, और वही तो, उसी से तो बैंक प्रॉफिट कमाती है। अब यहां पर ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे? ये इन पैसों का इस्तेमाल, यानी कि ये खुद की कंपनी में ये पैसा लगाएंगे, यानी खुद ब खुद बड़ी मात्रा में लोन उठाएंगे। तो ये इस प्रकार का जो इशू हम लोग को जब नजर आएगा, देखने को मिलेगा, तो आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, इवन बैंक एनपीए तक हो सकता है। और इस प्रकार की चीज जो देख रहे हैं हम लोग की, क्योंकि जो भी प्रमोटर होगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी बैंक से लोन उठाने में। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो मॉर्टगेज वगैरह करना पड़ता है, यानी कि अपनी कोलैटरल्स वगैरह जमा करने पड़ते हैं, और बहुत सारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरी प्रोसेस होती है। बट यहां पर अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक का प्रमोटर बन जाता है या बन जाती हैं, तो क्या होगा? वो पैसा जो है बैंक का, यानी कि पब्लिक मनी, वो अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर देंगे, अपनी कंपनी में उसको डाइवर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार का एक मुद्दा, एक इशू जो है वो आ सकता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो भी सकता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी 2008 में इसी प्रकार से देखने को मिले थे, इन्हीं सब इशू के चलते, राइट, प्राइवेट बैंक के चलते। तो ये वाली चीज है, तो यही चीज है जो कि इंडिया के अंदर बहुत बुरी हो सकती है। तो इसी का संकेत जो है वो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर का हम लोग को देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस चीज को रिलेट भी किया है कनेक्टेड लेंडिंग से। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कनेक्टेड लेंडिंग क्या होता है? अभी रिसेंटली न्यूज में था कनेक्टेड लेंडिंग क्या है, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइस, कि एक जो प्रमोटर होता है बैंक का, वो ही बोरोवर होता है, तो उसी को कनेक्टेड लेंडिंग कहते हैं। जो मैंने भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ना, वही है कनेक्टेड लेंडिंग, कि एक व्यक्ति जो बैंक के प्रमोटर के तौर पर है, वो क्या करेंगे? जो डिपॉजिटर का जो पैसा है वो अपनी खुद की कंपनी में लगा देंगे। और ऐसा काफी सालों से ऑलरेडी हो भी रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व भी किया गया है कई बार। इवन आईसीआईसीआई बैंक के केस की बात करें, यस बैंक की, या डीएचएफएल की बात करें, तो ये सब एग्जांपल्स हैं कनेक्टेड लेंडिंग के। और यही जो कनेक्टेड लेंडिंग जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के तौर पर भी सामने नजर आती है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन बोले तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब वो कंपनी ने लोन ले लिया, अब वो कंपनी प्रॉफिट कर नहीं पा रही, लोन चुका नहीं पा रही, फिर क्या करेगी? अपना लोन चुकाने के लिए, यानी कि ये दिखाने के लिए कि उन्होंने लोन चुका दिया, अगेन फिर से लोन जो है वो उठा लिया जाएगा। तो पिछले लोन को चुकाने के लिए, पे बैक करने के लिए अगेन एक और लोन ले लिया गया, और इजीली मिलता रहेगा क्योंकि प्रमोटर है बैंक का कोई एक इंडिविजुअल, राइट। तो ये वाली चीज है, ये एक इस प्रकार का मुद्दा हो सकता है, और इवन एनपीए जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए सही नहीं है जो लोग बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, प्लस जो बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आप जानते हैं इसकी बैंक के ऑब्जेक्टिव्स ये भी होते हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बैंक के क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स, तो क्वालिटेटिव टूल्स में ये भी चीज आती है जो आरबीआई डायरेक्शंस देती है कि बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो ऐसी मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रखना है, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए रखना है, जो कि हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इस पर लोन देना जरूरी होता है। बट अब देखो क्या होगा कि बैंक स्मार्टली क्या करेगी, प्रायोरिटी सेक्टर पर तो लोन देना शुरू कर देगी, बट जो बाहर जो लोगों को लोन दिया जाता है उसकी जगह वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी ही कंपनी में लोन लेते रहेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, एक बड़ा इशू इस प्रकार का सामने नजर आ सकता है कि अगर मतलब जो ये रिकमेंडेशन था कि अगर अलाउ किया जाएगा लार्ज कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल हाउसेस को, राइट, अगर प्राइवेट बैंक्स के प्रमोटर बनने के तौर पर उनको अलाउ किया जाएगा तो फिर डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये था पूरा वो टॉपिक जिस पर एक जनरल जानकारी होनी चाहिए बस आपको, सिंपल सी। इसके सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं, और दो टॉपिक्स बेसिकली आज के बच रहे हैं। देखिए आज जो आपको मैंने स्टार्टिंग में जो इंडेक्स दिया था, वो इंडेक्स में लिखे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो अपन ने पूरे कवर कर लिए हैं। बट हाँ, दो और टॉपिक्स हैं आज की रेट के, वो मैं आपको आपके कल जो है वो कवर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि आप यहाँ पर जुड़े हैं तो ये चीज को इंश्योर कर लीजिए कि यहाँ पर कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़े जाते हैं,
यहाँ पर सभी के सभी टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन आपका क्रैक कराने में मदद करते हैं वो पूरे मैं कवर करता हूँ A to Z। थोड़े से डिले हो सकते हैं, चलेगा, बट जाएंगे नहीं, क्योंकि ये चैनल मैंने जैसे बताया ब्रेकिंग न्यूज चैनल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम जो हाईलाइट न्यूज वगैरह नहीं आती है, यहाँ पर एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है बहुत देखने के बाद कि कौन सा टॉपिक, कौन सी न्यूज और उस न्यूज में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके काम की है। तो वो सब चीजें देखने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि श्योर सिलेक्शन जो है वो आपका हो सके। राइट, तो ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स काफी अच्छे से जानते हैं। राइट, तो देखिए आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, और गाइस शेयर जरूर किया करो लेक्चर्स को। एंड अगर आपको मंथली पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट्स वगैरह, वीकली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए मंथली मैगजीन मिल जाती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं मिनिमम 150। राइट, तो ये सब चीजें हैं, और इसका अगर आपको सैंपल भी देखना है तो सैंपल भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक है, आप सैंपल भी देख सकते हैं। और चलो फिर अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।